हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग इस क्लास 12 मैथ्स में हम लोग देखेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। ये फर्स्ट यूनिट है क्लास 12 का, रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले मैट्रिसेस के सारे वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए रिलेशन एंड फंक्शन को शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एक छोटा सा क्लास 11 का टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ये क्या होता है। अगर इसको अच्छे से अगर हम लोग समझ लें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट क्या होता है तो रिलेशन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन को देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट होता क्या है। मान लेते हैं मेरे पास दो सेट है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मेरे पास ए और बी दो सेट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, वो सेट जो है खाली नहीं होगा। देन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल a belongs to capital A and small b belongs to capital B is called Cartesian product of a set A with set B and it is denoted by A क्रॉस B। दस इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B जो होगा वो क्या हो जाएगा, A कॉमा B सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो ये तो छोटा सा डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। तो डेफिनेशन से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरे पास दो सेट होना चाहिए, एक सेट ए और दूसरा सेट बी, और उस दोनों सेट जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग करेगा पहले सेट में और ये जो स्मॉल बी बिलोंग करेगा वो किसमें, दूसरे सेट में। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद सेट बी। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। और इसको हम लोग इस मैथमेटिकली अगर लिखना होगा तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, और एक दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है x, y। इस तरह से एलिमेंट को हम ले लिए। एक सेट A है जिसके अंदर 1 2 3 है, दूसरा सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट है x और y। तो ये दोनों सेट दिख रहा है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो फाइनाइट एलिमेंट है, मतलब कुछ निश्चित संख्या में एलिमेंट है। इसके अंदर 3 है और इसके अंदर क्या है, 2 एलिमेंट है, मतलब ये खाली नहीं है। तो हमको करना क्या है, इसको हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक सेट A है, इसको हम सेट A मान लिए, और इसके अंदर जो एलिमेंट हो गया है 1 2 और 3, और एक अनदर सेट जो है B है, मान लेते हैं इस सेट के अंदर जो B है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, x और y। तो बोलता क्या है ना कि इस सेट A का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर लिखना है सेट B के साथ। मतलब 1 जो होगा सबके साथ पेयर बनाएगा, क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। किसके साथ, x के साथ भी और y के साथ भी। 2 भी x के साथ y के साथ, 3 बनाएगा x के साथ और y के साथ। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 का पेयर बनेगा x के साथ भी और 1 का पेयर बनेगा y के साथ भी। सेम प्रोसेस 2 का दोनों के साथ और 3 का भी दोनों के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a क्रॉस b जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, x के साथ, और 1 का किसके साथ बनेगा, y के साथ भी। मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट का पेयर बनाना है, किसके साथ, सेट B के साथ। उसी तरह से 2 का किसके साथ हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा x के साथ, और फिर क्या हो जाएगा 2 y के साथ, फिर 3 हो जाएगा x के साथ, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 y के साथ।
तो ये जो A क्रॉस B बना, मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, वो लिंक रहेगा। तो आपका आ जाएगा A क्रॉस B। तो ये जो A क्रॉस B होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A। अब यहां सेट A क्रॉस B, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर, यहां पर जो 1, x है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं, हर एक जो है यहां पर जो देख रहे हैं कॉमा लगा के, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। हमेशा याद रखिएगा ऑर्डर्ड पेयर, एक तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा किसको डिनोट करेगा, सेट ए को, और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमेशा किसको डिनोट करेगा, वो सेकेंड सेट को डिनोट करेगा। उसी को लिखे ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर में है, समझ लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए जो है वो किसके अंदर का होना चाहिए, सेट ए का, और जो छोटा बी लिखे वो किसका होना चाहिए, उस बड़े सेट का, सेट बी का। तो जो फर्स्ट 1 जो है वो कहां बिलोंग करेगा, ए पर, 1, 2 और ये 3 कहां बिलोंग करेगा, ए पर, और ये जो x और y है वो कहां बिलोंग करेगा, b पर। तो ये था मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। चलिए अब आगे, अगर ये चीज अच्छे से समझ में आ गया तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। आगे एक छोटा सा डिफिनेशन है, वो क्या होता है, रिलेशन। अब बात करते हैं रिलेशन का, कि रिलेशन क्या होता है। तो देखिए हम इसी में बात करते हैं। मेरे पास दो सेट होगा, रिलेशन में भी याद रखिएगा, मेरे पास दो सेट है, एक ए है और एक बी है। हम उसका क्या किए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिए। अब जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। ये सबसेट का नोटेशन है, ये सबसेट का क्या है, नोटेशन। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, किसका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये जो ए क्रॉस बी है, इस टोटल ए क्रॉस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, सबसेट। सबसेट होता है किसका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। छोटा सा डिफिनेशन है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मेरे पास दो सेट है, अगर मान लिया जाए मेरे पास एक ही सेट हो, अगर मान लेते हैं मेरे पास क्या हो, एक ही सेट हो, a = 1 2 3, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो a सेट है, a का कार्टेशियन प्रोडक्ट a के साथ ही बनाएंगे। जैसे हम लोग a क्रॉस a इस तरह से लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा 1 2 3 और यहां भी क्या हो जाएगा 1 2 3। तो इस हर एक एलिमेंट का 1 का पेयर सबके साथ बनेगा, 2 का पेयर सबके साथ, 3 का पेयर सबके साथ। अगर मेरे पास दो सेट ना होके अगर एक ही सेट हो, तो उसका भी ए क्रॉस ए जो पेयर बनेगा वो भी मेरा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझ गए, रिलेशन को समझ गए। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। चलिए हम थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो रिलेशन को समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मेरे पास एक सेट है, मान लेते हैं मेरे पास दो सेट ले लेते हैं। एक सेट ए के अंदर मान लेते हैं, एक सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और एक अनदर सेट बी है, इसके अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 3 और 4। कुछ ज्यादा एलिमेंट ले लिए, मान लेते हैं एक एलिमेंट को यहां से मिटा देते हैं, यहां से भी मिटा देते हैं। चलिए ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 का पेयर सबके साथ बनेगा, तो यहां बनाइए 1 2, फिर यहां क्या हो जाएगा 1 3, फिर नेक्स्ट यहां 2 का पेयर सबके साथ बनेगा 2 2, फिर नेक्स्ट क्या बनेगा 2 3, फिर 3 2 बनेगा, और फिर क्या बनेगा 3 3। तो ये बन गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बन गया। अब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन जो डिफाइन किया हुआ है वो क्या डिफाइन करता है, रिलेशन को लिखने का तरीका क्या है, वो हमेशा किस में होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा। सच दैट हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो रिलेशन हमेशा याद रखिएगा कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, और उसी को हमको क्या करना रहता है, रोस्टर फॉर्म में लिखना रहता है। तो a कॉमा b सच दैट a माइनस b इक्वल टू मान लेते हैं, या मॉडुलस ऑफ a माइनस b इक्वल टू मान लेते हैं 1 है। तो आप इस रिलेशन को लिखें, किस फॉर्म में लिखें, तो ये जो लिखा हुआ है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसी को अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप किसका यूज कीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से एलिमेंट को उठाइए। यहां पर याद रखिएगा जो भी एलिमेंट आएगा वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एलिमेंट आएगा, बाहर का एलिमेंट कभी नहीं आ सकता है। तो देखिए मान लेते हैं हम सेट ए
ये जो पहला एलिमेंट है वो किसको डिनोट करता है, सेट ए को, और दूसरा किसको डिनोट करता है, सेट बी को। तो मान लेते हैं यहां से एक एलिमेंट को उठाते हैं 1, यहां से उठा लिए, और यहां से एक एलिमेंट को उठाते हैं मान लेते हैं 2। तो अगर यहां 1 माइनस 2 करेगा, उसका मॉडुलस करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं 1, 2। नेक्स्ट देखिए 1, 3 लेते हैं, तो क्या 1, 3 लेंगे तो रिजल्ट मेरा 1 आएगा, नहीं आएगा, तो हम इस एलिमेंट को नहीं ले सकते। ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हैं इसको हम नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट 2, 2 तो रिजल्ट तो 0 देगा, नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट क्या आ सकता है आपका 2, 3 आ सकता है कि नहीं, 2 और 3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट -1 में आएगा, तो मॉडुलस करेंगे तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्या आ सकता है 3 और 2, और आगे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चलिए यहां तक हो गया। तो आप ध्यान से देखिएगा, कोई एलिमेंट छूटा नहीं, 1, 2 का डिफरेंस 1 होगा, 1, 3 का डिफरेंस नहीं होगा, 2, 2, 2, 3 का डिफरेंस 1 होगा, 3, 2 का डिफरेंस 3, 3 तो 0 होता है। तो चलिए आप ये जो रिलेशन देख रहे हैं हमने डिफाइन किया था सेट बिल्डर फॉर्म में, और आया है लिखे उसी चीज को किस में है, रोस्टर फॉर्म में। तो ये जो रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे रिलेशन को, तो ध्यान से देखिएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा हुआ है उसी का ये क्या है, सबसेट है। आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट आया है वो क्या है, सबसेट है। किसका, ए क्रॉस बी का। याद रखिएगा आपका हर एक एलिमेंट, यहां पर जितना भी ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहा है ना, सब हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है, लेकिन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट से बाहर का एलिमेंट या बाहर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर कभी भी रिलेशन में नहीं आ सकता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल लेने के लिए किए थे। तो हमेशा याद रखिएगा जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्वेश्चन में आपको दो चीज जरूर गिवन होगा। पहला क्या गिवन होगा, आपको सेट जो होगा वो डिफाइंड रहेगा, सेट हमेशा डिफाइंड रहेगा, सेट नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर या कोई भी अदर चीज डिफाइंड रहेगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, वो रिलेशन डिफाइंड किया हुआ रहेगा। अगर ये चीज है तभी आप उसके लिए आगे पढ़ेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखेंगे। तो यहां पर रिलेशन डिफाइंड किया क्या, कि आप दो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा लीजिए कि उसको अगर आप माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और उसका आप मॉडुलस करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग सीधा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लीजिए, बना लिए। अब यहां से पहले a की जगह 1 रखे, फिर 2 रखे, तो डिफरेंस कितना आया, 1 आया। फिर 1, 3 ले नहीं सकते हैं क्योंकि 1, 3 का डिफरेंस 2 आता है, 2, 2 नहीं ले सकते, 0 आता है। फिर 2, 3 लिए, फिर 3, 2 लिए, 3, 3 नहीं ले सकते। तो ये जो बन गया वही मेरा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन जो होता है क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशन से पहले हम लोग देख सकते हैं कि मान लिया जाए एक सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसके अंदर कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो आपको अपने पता चल जाएगा कि ए के अंदर 3 एलिमेंट और बी के अंदर 2 एलिमेंट है। तो जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइएगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस ऑर्डर्ड पेयर में जो आएगा वो कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 6। मतलब आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइएगा ए क्रॉस बी, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 6। अगर इसी तरह से अगर यहाँ 3 एलिमेंट और यहाँ मान लेते हैं एक और एलिमेंट ले लिए 3 एलिमेंट, तो अब अगर पूछा जाएगा कि बताइए कि ए क्रॉस बी का जब आप ऑर्डर्ड पेयर यहाँ लिखिएगा तो कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो आप इसके अंदर 3 एलिमेंट देख रहे हैं और इसके अंदर भी कितना है, 3, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद
अगर आपसे पूछा जाए जैसे एक सेट ए है जिसके अंदर कितना एलिमेंट है 3, तो आप बताइए कि इस 3 एलिमेंट्स के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11 में, जो सबसेट होता है वो क्या होता है 2 का पावर m, या फिर क्या लिखते थे n लिखते थे। तो 2 हो गया और इसके अंदर कितना एलिमेंट है 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाता था 8 हो जाता था। उसी तरह से अगर मान लिया जाए आपको पूछा जाए कि एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और एक सेट ए बी है जिसके अंदर कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो हम इससे कितना रिलेशन डिफाइंड कर सकते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला क्या है 2। अब सेट ए के अंदर मान लेते हैं m एलिमेंट्स है और सेट बी के अंदर क्या मान लेते हैं n एलिमेंट्स है, तो 2 का पावर m इंटू n, मतलब आपका हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 का पावर 6, मतलब आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप 64 लिख सकते हैं। यहां तक कंप्लीट हो जाने के बाद अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में। कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वॉइड रिलेशन क्या होता है, या फिर उसी को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग बात करते हैं कि वॉइड रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग इसका छोटा छोटा बस एग्जांपल ही लेंगे, डिफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लेते हैं मेरे पास 2 सेट है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 और क्या ले लेंगे 4, और एक अनदर सेट बी है इसके अंदर ले लेते हैं एलिमेंट मान लेते हैं 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, ये सेट ले लिए, अब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कि रिलेशन क्या बोलता है कि a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू मान लेते हैं दे दिए हैं 10। तो अब बताइए कि इस रिलेशन के अंदर कितना एलिमेंट आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अगर लिखने का इच्छा है तो लिख लीजिए, ऐसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिएगा तो क्या बनेगा, देखिए 1 का पेयर सबके साथ, तो यहां क्या हो जाएगा 1 2 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 3, फिर क्या बनेगा 2 2, फिर क्या बनेगा 2 3, फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं 3 2, फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं 3 3, फिर अगला क्या हो जाएगा 4 2 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 3। तो ये बन गया मेरा पार्टीशन ए क्रॉस बी का। अब बोलता है रिलेशन के अंदर कि आप हमको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर तैयार करके दीजिए कि उस दोनों एलिमेंट को डिफरेंस करने से रिजल्ट कितना आना चाहिए 10। तो आप देखिएगा कि ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका डिफरेंस तैयार करने से आपको रिजल्ट क्या मिल जाए 10 मिल जाए। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से कभी 10 नहीं आएगा। उसी तरह से 1 3 2 2 3 से किसी को भी अगर आप घटाइएगा तो आपका 10 नहीं मिलेगा। तो आप इस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट आपको नहीं मिला, तो यहां पर सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं मिला। तो एक भी एलिमेंट को जब नहीं मिलता है तो उसको हम लोग सिंपलीफाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो जब रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट ना आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड रिलेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा बात करते हैं, इसी में दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन में हम लोग सेम सेट लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 है, और बी जो है वो क्या है आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए एक सेट ए है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है और एक दूसरा सेट बी है जिसके अंदर कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, और ये उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब यूनिवर्सल रिलेशन में हम लोग रिलेशन डिफाइन क्या कर सकते हैं ना कि a कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ले लेते हैं 0। मतलब सेट वही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वही निकलेगा। अब क्या बोल रहे हैं ना कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बताइए कि जब भी डिफरेंस निकाले तो वो या तो 0 आए या तो 0 से क्या आए बड़ा आए। तो देखिए पहला ऑर्डर पेयर मान लेते वो क्या हो गया 1 2। तो आप यहां पर 1 2 रखें
तो 1 में से 2 को घटाइएगा तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 या 0 से बड़ा। आप ध्यान से देखिए 1,2 लिए सच दैट 1 माइनस 2 करेंगे तो हमेशा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्या आएगा 1, और 1 क्या है 0 से बड़ा है, या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है। जैसे यहां पर 2 2 का बात करें तो 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट 1 3 लेते तो यहां जाएगा 1 माइनस 3, तो ये भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर 2 2 का बात करेंगे तो यहां मॉडुलस 2 माइनस 2, ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहां से कोई भी एलिमेंट्स को, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को लीजिए, वो हमेशा जो रिजल्ट क्या देगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या देगा 0 देगा। तो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला तो 1 2 होगा, दूसरा 1 3 होगा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, फिर अगला 3 2 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा, फिर 4 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 3 हो जाएगा। मतलब जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखे हैं वो सारा जो है वो क्या आ जाएगा रिलेशन में आ जाएगा। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाता है, मतलब उस रिलेशन में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा बात करते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। तीसरा जो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है, मान लेते 1 है 2 है और क्या है 3 है, और एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। रिलेशन क्या है a कॉमा b सच दैट a माइनस बी इक्वल टू, मान लेते हैं क्या ले लिए 0 ले लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करना है। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार कीजिएगा तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे 1 1 1 2 1 3, नेक्स्ट 2 1 क्या आएंगे 2 2 2 3 3 1 3 3 2 और नेक्स्ट आएंगे 3 3। तो अब आप रिलेशन लिखिएगा तो क्या आएगा, तो देखिए ऐसा ऑर्डर्ड पेयर तैयार करना है जिसका अगर डिफरेंस निकाले तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो पहला क्या हो सकता है, क्या 1 1 हो सकता है, हो सकता है। एक और एक को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। नेक्स्ट क्या बोलता है 1 2 नहीं हो सकता है, 1 3 नहीं हो सकता है, 2 1 नहीं हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है 2 2 हो सकता है, 3 2 3 3 1 होगा, 3 2 नहीं, नेक्स्ट क्या होगा 3 3 होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स को जो लिए हैं 1 1 2 2 3 3 वो हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। मतलब आप आइडेंटिटी रिलेशन में क्या लिख सकते हैं हमेशा ए ए, कहने का मतलब है यहां पर जो एलिमेंट होगा वही सेम टू सेम एलिमेंट का होगा उसके बगल में भी होगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो हमेशा क्या होगा सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अगर गलती से, कहने का मतलब है यहां पर अगर उस रिलेशन के अंदर कुछ और डिफाइंड होता और मान लेते एक एक्स्ट्रा एलिमेंट थोड़ा देर के लिए मान लेते हम कंसीडर कर लिए 2 3, मतलब 1 1 है 2 2 3 3 और फिर क्या ले लिए 2 3 भी ले लिए। मतलब इसके साथ पहले तो आपका 3 ही ऑर्डर पेयर था, अब एक ऑर्डर पेयर और इसी में जोड़ दिए मान लेते 2 3। अब पूछा जाए क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो सब दिख रहा है कि ऑर्डर पेयर में सेम है, लेकिन यहां पर 2 3 जो दिखाई दे रहा है वो क्या है अलग हो जा रहा है। चलिए यहां तक देख लेने के बाद अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हमको क्लास 12 में देखना है, अब जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है, वो है रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखने के लिए इसका छोटा सा डेफिनेशन को याद रखिएगा। ए रिलेशन on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। इसको लिख सकते हैं दैट इज
A belongs to R, for every या for all A belongs to capital A। तो पहले हम लोग इसको डिफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव का ये लंबा चौड़ा डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं, आप सिंपली याद रखिएगा A बिलोंग्स टू R, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इस चीज को हम लोग समझेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल लेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद दूसरा डिफिनेशन है साइमेट्री, दूसरा डिफिनेशन है साइमेट्री। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं, इफ A और B बिलोंग कर रहा है R पे, देन BA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A। यहां पर हमेशा याद रखिए, अगर AB रिलेशन पे है तो हमको क्या दिखाना है कि BA भी उस रिलेशन पे होना चाहिए, और ये जो A और B है दोनों एलिमेंट सेट A में भी होना चाहिए। और नेक्स्ट तीसरा जो है वो है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, अगर इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R, for all A B C ये भी कहां बिलोंग करेगा, सेट A पर। हमेशा याद रखिएगा, अगर AB उस रिलेशन पे है, BC उस रिलेशन पे है, तो चेक कीजिए कि AC भी उस रिलेशन पे होना चाहिए। याद रखिएगा AB है BC है तभी AC चेक करना है। अगर मान लेते हैं उस रिलेशन पे AB है, लेकिन नेक्स्ट जो AB देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर्ड पेयर का जो आखिरी एलिमेंट हो क्या है, B, तो B से कोई दूसरा पेयर अगर शुरू ही नहीं हो रहा उस रिलेशन में, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट सेम होना चाहिए, साइमेट्रिक में होना चाहिए। अगर AB रिलेशन पे है तो चेक कीजिए कि BA उसका उल्टा होना चाहिए, अगर 1 2 है रिलेशन पे तो 2 1 होना चाहिए। और तीसरा ट्रांजिटिव में अगर AB है BC है तो चेक करना है कि AC होना चाहिए। अगर AB है BC ही नहीं है तो AC चेक करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। अब इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 दिखाना है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, साइमेट्रिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन बोलता है एक सेट A है, फर्स्ट का फर्स्ट, एक सेट A है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 14 है, 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से टोटल कितना है 14 है। और आपको एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है, x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा। पहले सेट A के अंदर कितना एलिमेंट है, 14 एलिमेंट्स है। आप अगर इसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना था, अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिएगा तो 1 1 कहां तक दिएगा, 114 तक। फिर यहाँ 2 1 से लिखिएगा कहां तक दिएगा, 2 14 तक। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 14 1 से लेके जाइए कहां तक हो जाएगा, 14 14 तक। तो लिखना तो बहुत आफत है, इसको तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अभी हमने देखा था कि जो रिलेशन का डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा लिखिए, कोई जरूरी नहीं। तो आप ये जो लिखा हुआ है रिलेशन वो किस में लिखा हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हमको लिखना है ओरिजिनल में रोस्टर फॉर्म में। तो वो रोस्टर फॉर्म क्या हो सकता है, देखिए सिंपली 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 0। क्या हम इसी चीज को लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसी चीज को हम लोग देखें तो क्या ये चीज नहीं लिख सकते, y इक्वल टू 3x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, सेट A का जो दिया हुआ 1 से लेके 14 तक का एलिमेंट को यहां पर ऑर्डर पेयर में लिख दीजिए। x के जगह पे अगर हम 1 लेते हैं, x के जगह पे कितना लिए 1, तो y का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, x के जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना है 3।
नेक्स्ट x के जगह पे क्या रखे 2, तो 2 रखेगा तो कितना आएगा 6। नेक्स्ट अगर 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो क्या आएगा 12। हाँ अगर 5 रखेंगे तो क्या आएगा 15, लेकिन 15 इस सेट के अंदर नहीं है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपका जो रिलेशन होगा, ये जो रिलेशन डिफाइन किया है, इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आएंगे वो क्या है 1 3 2 6 3 9 और 4 12। तो बताइए ये जो ऑर्डर्ड पेयर में देख रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर यहां पर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। 1 3 यहां पर कहीं ना कहीं होगा, 1 3 2 6 इस लाइन में होगा, 3 9 होगा, 4 12 भी होगा। तो यहां तक समझने के बाद अब हमको दिखाना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, हम लोग बात करते हैं किसका? रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव का जो डिफिनेशन था वो क्या बोलता था कि ए बिलोंग करना चाहिए आर पे, ए बिलोंग करना चाहिए आर पे। तो मैंने सिर्फ डिफिनेशन बताया था, सिंप्लीफाई नहीं करके बताया था। एग्जांपल समझ लीजिए यही है मेरा। तो ए बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, इस सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट है? 14 एलिमेंट्स है। अगर सेट ए के अंदर 14 एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक, तो याद रखिएगा अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना हो तो इस सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका पेयर मिलना चाहिए। ये पेयर क्या होगा, क्या मिलना चाहिए? तो ध्यान से देखिए 1 से लेके 14 तक है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 से लेके कहां तक होना चाहिए? 14 तक होना चाहिए। मतलब सेट ए का जितना भी एलिमेंट हो सबका डबलेट होना चाहिए, बस इतना जान लीजिएगा। तो यहां पर आप देखिएगा रिलेशन में, तो यहां किसी का भी डबलेट नहीं मिल रहा है। अब किसी का नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं कि अगर 1 1 मिल रहा है तो लिख दे डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव, नहीं। अगर 14 एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट का होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी, लास्ट 14 तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक भी, अगर कोई एक भी छूट जाता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इस केस में आप साफ साफ लिख सकते हैं क्लियरली, आपका 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां पर आप लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कुछ भी लिख सकते हैं वो भी चलेगा। तो हम साथ एक ही लिख रहे हैं क्लियरली 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां तक क्लियर हो गया? सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा बात करते हैं साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक का कंडीशन क्या था? अगर ए बी रिलेशन पे है तो चेक करना है कि बी ए बी आर पर होना चाहिए, ये डिफिनेशन था। तो यहां चेक करते हैं, अगर 1 3 है, यहां साफ साफ दिख रहा है क्लियरली 1 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 3 तो आर पे है, तो इसका उल्टा 1 3 का उल्टा 3 1, 3 1 कहीं पर दिख रहा है? नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे? बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट साइमेट्रिक, ये साइमेट्रिक भी नहीं होगा। और नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव का। तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव क्या बोलता है? अगर ए बी आर पर हो, ए बी आर पर है, बी सी अगर आर पर है तो चेक करना है कि ए सी आर पर होना चाहिए। तो यहां स्टार्ट करते हैं, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 1 3 है क्लियरली 1 3 बिलोंग्स टू आर, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 3 9, 3 9 बिलोंग्स टू आर। बट देखिए 1 3 है, फिर 3 से स्टार्ट होना, 3 9 है, लेकिन उसका पेयर कितना होना चाहिए? 1 9 के साथ होना चाहिए। तो 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 9 कहीं पर है? नहीं, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप इसी तरह से दिखवाइएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है सारे का डबलेट होना चाहिए। साइमेट्रिक के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका उल्टा भी एलिमेंट होना चाहिए, जैसे 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1। उसी तरह से अगर 2 6 है
यहां पर लिख सकते थे 2 6 बिलोंग कर रहा है पे, बट 6 2 नहीं है, तो इस केस में ये भी नहीं होगा सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला, अगर 3 9 है तो 1 9 होना चाहिए। ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। उसी तरह से अगर 2 6, अगर मान लेते हैं इस सेट के अंदर 3 9 मान लेते मेरा नहीं होता, तो क्या ये ट्रांजिटिव होता? तो देखिए 1 3 है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं नहीं, ये तो नहीं है, मान लेते 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो इस केस में ये ट्रांजिटिव हो जाता। अगर यहां 2 6 है तो 6 से स्टार्ट होने वाला भी नहीं, 4 12 है 12 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोल सकते थे? ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। याद रहे ऐसा नहीं कि 1 3 है तो 3 का पेयर नहीं मिला तो ट्रांजिटिव बोल। इस रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है सबको चेक करना होता है। पहले आप 1 3 को चेक किए, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, काट दिए। अगर मान लेते हैं 1 3 है, अगर इसी केस में लिखा हुआ मिल जाता 3 1, तो अब तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, उल्टा पुल्टा मिल जाता। तो फिर ऐसा नहीं कि हम उसको रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक बोलते हैं, नहीं। 1 3 है उल्टा 3 1 है, साइमेट्रिक अभी नहीं होगा, आप आगे चेक कीजिए। 2 6 है तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? 6 2 होना चाहिए। तो मान लेते हैं उसका भी उल्टा 6 2 मान लेते हैं मिल जाता, तो ऐसा नहीं कि फिर साइमेट्रिक हो जाए, आगे अभी भी एलिमेंट बचा हुआ उसको फिर से चेक कीजिए। 3 9 है उसका उल्टा 9 3 होना चाहिए, 4 12 है उसका भी उल्टा 12 4 होना चाहिए, तभी आप उसको साइमेट्रिक बोल सकते हैं, नहीं तो उसको साइमेट्रिक नहीं बोल सकते। चलिए ये था एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग पहला का दूसरा नंबर। दूसरा नंबर दिया हुआ है, एक सेट है नेचुरल नंबर। मान लेते हैं उस सेट ए है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो आपका क्या है? नेचुरल नंबर। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर, ठीक है। और आपको रिलेशन डिफाइन किया हुआ, रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ? x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। तो यहां पर सेट ए के अंदर नेचुरल नंबर दिया हुआ है, सिंपली नेचुरल नंबर के अंदर क्या हो सकता है आपका? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो सकता है। तो चलिए सॉल्यूशन में बात करते हैं लोग। तो सेट ए का नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट रिलेशन को लिखते हैं। तो रिलेशन में क्या बोलता है? y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। मतलब यहां पर दिया हुआ है कि एक फंक्शन एक तरह से समझिए, रिलेशन डिफाइन किया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, लेकिन x के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? लेस देन 4 होगा। मतलब x का जो भी वैल्यू होगा 4 से क्या लेना है? छोटा लेना है। तो मान लेते हैं x के जगह पे हम पहले ले लेते हैं 1, x के जगह पे क्या लेंगे? 1। तो y का जो वैल्यू है वो क्या आएगा? अगर x के जगह 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना है? 6। नेक्स्ट अगर 2 लेते हैं तो 2 लेंगे तो क्या आएगा? 7। फिर 3 लेंगे तो कितना आएगा? 8। क्या 4 ले सकते हैं? 4 नहीं ले सकते, क्योंकि x का वैल्यू बोला है कि 4 से क्या लेना है? छोटा लेना है। उस केस में ये मेरा बन गया, रिलेशन तैयार हो गया। अब इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो आप साफ देख रहे हैं कि किसी का नेचुरल नंबर का पेयर बनना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 अब नहीं बना, तो साफ साफ लिख दीजिए यहां पर क्लियरली a डज नॉट बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हैं, या फिर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा बात करें साइमेट्री का। साइमेट्री का बात करें तो देखिए 1 6 है उसका उल्टा नहीं, तो आप लिख सकते हैं 1 6 बिलोंग कर रहा है r पे, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये भी साइमेट्रिक भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 6 तो है, 1 6 तो है, लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला पेयर है नहीं है। 2 7 है लेकिन 7 से स्टार्ट होने वाला पेयर है नहीं है। 3 8 है लेकिन 8 से स्टार्ट होने वाला पेयर है नहीं है। इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। चलिए समझ में तो आ गया, लेकिन इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सिंस 1 6 belongs to R and there is no ordered pair
देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर इन कैपिटल आर which has 6 as the first element. सेम इसी की तरह से लिख सकते हैं, सेम एज द 2 7 and 3 8. Therefore 8 is transitive. 1/6 तो आर पे है, लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला इस रिलेशन पे कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। सेम प्रोसेस 2 7 है, लेकिन 7 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। 3 8 है, लेकिन 8 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन का बात करेंगे।